हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एब्रिविएशंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बैंकिंग और वित्तीय संक्षिप्त अक्षर। ठीक है, संक्षिप्त अक्षर। ठीक। बात की जाए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो है इनके बारे में सवाल आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर ये संक्षिप्त अक्षर है या फिर कहा जाए एब्रिविएशन है, तो कई बार आपको एब्रिविएशन देख के उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, और यहाँ तक कि आपसे कई बार ये तक पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है या इससे होता क्या है। ठीक है, तो यही सब कारण है जो मिलके इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम इनको समझते हैं, और साथ के साथ इनका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट 1 होने जा रहा है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कई सारी बैंकिंग और वित्तीय संक्षिप्त नाम से। ठीक है, और अंत में जितने भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सभी का हम सारांश देखेंगे। ठीक, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। So the disclaimer is like, the images used in a slide deck are for the educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं या आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है एडीबी। एडीबी की जो फुल फॉर्म है वो है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगर बात की जाए इस बैंक की, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मंडालियोंग शहर में स्थित उर्तिगास सेंटर में। ठीक है, तो जो आपका शहर है मैंडलियोंग, उसका जो ऑर्टिगास सेंटर है वहां पे इसका जो ऑफिस है वो है। ठीक है, जो कि आपका पड़ता है मेट्रो मनीला में, फिलीपींस के। फिर आता है हमारा एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म है आपकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद, जिसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी कहते हैं। यह जो है एक प्रकर्मीय प्रतिभूति है या कहा जाए नेगोशिएबल सिक्योरिटी है, जो कि गैर अमेरिकी कंपनियों की प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अमेरिकी वित्तीय बाजारों में कारोबार करती है। यानी कह सकते हैं कि जो नॉन यूएस कंपनीज हैं जो कि व्यापार करती हैं यूएस के फाइनेंशियल मार्केट्स में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा AIDWA, जिसका मतलब है अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ, या कहा जाए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। यह एक स्वतंत्र वामपंथी महिला संगठन है जो कि लोकतंत्र, समानता और महिला मुक्ति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, फिर आता है हमारा AITUC। AITUC की अगर बात की जाए, इसका मतलब है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एक्चुअली ये देश के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन महासंघ में से एक है, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन में से एक है। इसकी शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित किसी भी राजनीतिक दल के साथ हुई थी,
लेकिन वक्त के साथ साथ एक नया सिनेरियो बनाया गया, एक नया प्रतिबद्ध बनाया गया और अब ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित किसी भी राजनीतिक दल से राजनीतिक रूप में संबंधित नहीं है। यानी ये कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि उन सबसे अलग है। ठीक? इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आती है हमारी AFM AMFI। AMFI का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। पूरे भारत में जितनी भी म्यूचुअल फंड्स का कह सकते हैं कारोबार चलता है, उन सभी को संभालने वाला ये एक नोडल संघ है। ठीक है? AFMI जो है म्यूचुअल फंड और निवेश के बारे में उपयोगी ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी ये प्रोवाइड करता है यूजफुल नॉलेज और इनसाइट्स। नॉलेज का उपयोग करके आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चल सकता है और इनसाइट्स का उपयोग करके आप सही म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हो अपने लिए रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अपेक, APEC। अपेक की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग, या कहा जा सकता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। असल में ये 21 प्रशांत रिम सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच है जो कि पूरे एशियाई प्रांत देश में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी कह सकते हैं ये 21 पैसिफिक रिम मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमीज का एक फोरम है, एक संघ है। ठीक है? जो कि फ्री ट्रेड यानी कह सकते हैं मुक्त व्यापार को पूरे एशिया और पैसिफिक रीजन में प्रमोट करता है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1989 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मिलेंगे सिंगापुर में। ठीक है? APL, यदि बात की जाए APL की तो भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उन व्यक्तियों का एक माप है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित गरीबी सीमा से ऊपर उठना चाहते हैं या ऊपर रहते हैं, सॉरी। यानी इसे हम कई बार इंग्लिश में अबव पॉवर्टी लाइन भी कह देते हैं। दो होते हैं आपके, एक होता है APL, एक होता है BPL। जो BPL है उसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। फिर आता है आपका APL। APL उन लोगों के लिए होता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ठीक है? उन व्यक्तियों का जो माप है, जो मैं आपको बता चुका हूं अभी, शहरी क्षेत्रों में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर जाने के लिए उच्च मासिक आय न्यूनतम को पूरा करना होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, आप कह सकते हैं अर्बन एरियाज के बारे में जिक्र किया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों में होते हैं, अर्बन और रूरल एरियाज में। यानी शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों में स्टैंडर्ड सेट होते हैं। ठीक है? यदि बात की जाए स्टैंडर्ड्स की तो एक मिनिमम इनकम होती है, मंथली इनकम, हर एक घर की, हर एक हाउस होल्ड की। अगर उस मिनिमम इनकम से नीचे कोई है तो वो जाएगा आपका BPL में, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अगर उन मंथली इनकम से ऊपर है तो वो जाएगा APL में, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है? और शहरी जो है वो ज्यादा होगी, अर्बन एरियाज में ज्यादा खर्चा होता है तो हमेशा ज्यादा होती है, रूरल एरियाज ग्रामीण इलाकों में कम होती है तो हमेशा कम होती है। ठीक है? फिर आता है हमारा APM। APM जो है वो असल में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र 1977 में अस्तित्व में आया था, जिसे हम कई बार कह देते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। APM का प्रशासन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। यानी ये जो है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ऑयल कॉर्पोरेशन, सॉरी, ऑयल कोऑर्डिनेशन कमिटी, जिसे हम OCC कहते हैं। फिर आता है हमारा ARC। ARC को अक्सर हम लोग परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के नाम से जानते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानते हैं। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPA या खराब संपत्तियों को खरीदती है ताकि बाद में आने वाले अपने बैलेंस शीट को साफ कर सके। ठीक है?
यानी वो लोन या वो प्रॉपर्टीज जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, दिवालिया हो चुकी हैं, उनको खरीदती है और बाद में उनसे जितना भी पैसा निकलता है उसे निकाल के अपना जो बैलेंस है वो करती है। ठीक है। फिर आता है हमारा एएसबीए। एएसपी के फुल फॉर्म है अप्रूव्ड राशि द्वारा समर्थित आवेदन, भारत के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए विकसित एक प्रक्रिया है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये इसके फुल फॉर्म है। ये जो प्रोसेस है इसे सेबी सेबी ने डेवलप किया था, जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। किसी को भी अगर आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो उसको एएसपीए के थ्रू ही जाना होगा, ये उसकी हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा आसियान। आसियान की अगर बात की जाए तो देखिए ये जो है, ये है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ। ठीक है। जितने भी आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, उनका ये एक संघ है। इसे लगभग 1967 में बनाया गया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा, ताकि ये लोग आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता, या जिसे कह सकते हैं हम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी को बना के रख सके। ठीक है। फिर आता है हमारा आसाम। इसे आसम कहते हैं या एसएम के नाम से पुकारा जाता है। ये है एशिया यूरोप बैठक, या कह सकते हैं इसे एशिया यूरोप मीटिंग। 1996 में यूरोप और एशियाई देशों के बीच संवाद और सहयोग के मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, दोनों महाद्वीपों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, ताकि जो बाकी आप कह सकते हैं रीजनल कोऑपरेशन है या पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसे बढ़ाया जा सके। असेम में लगभग 53 साझेदारों को एक साथ लाया जाता है, जिसमें शामिल है यूरोपीय संघ के 30 यूरोपीय देश, 28 यूरोपीय संघ के सदस्य देश जैसे कि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और 21 एशियाई देश आसियान सचिवालय के। ठीक है। ये सभी मिलके इस असेम में एशिया एंड यूरोप मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है हमारा एसोचैम। बात की जाए यदि एसोचैम की, तो एसोचैम है आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट में एसोचैम। इसे 1920 में भारतीय उद्योग के लिए मूल निर्माण का प्रयास शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 400 से अधिक चैम्बर और व्यापार संघ आते हैं, जो पूरे भारत में लगभग लगभग 4,50,000 से अधिक सदस्यों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। यानी इसमें लगभग मोर देन 400 चैम्बर्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस आते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा एटीएम। एटीएम मुझे उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। एटीएम का जो कह सकते हैं फुल फॉर्म है, वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण है जो कि वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को किसी भी समय और बैंक कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता के बिना वित्तीय लेन देन, जैसे कि नकद निकासी, जमा, धन हस्तांतरण या खाता जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। वित्तीय लेन देन, नगद निकासी, जो आपको बता चुका हूं, यानी कैश विड्रॉल्स, डिपॉजिट, ट्रांसफर फंड्स, ऑब्टेनिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, किसी भी समय इन चीजों को प्रदान करने के लिए ये एटीएम मशीन जो है वो लगी रहती है। ठीक है। फिर आता है हमारा बीसीबीएस। बीसीबीएस की फुल फॉर्म है आपकी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यह एक बैंकिंग पर्यवेक्षणी पदाधिकारियों की समिति है। 1974 में ग्रुप ऑफ 10 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। ठीक है। फिर आता है हमारा बीसीएसबीआई। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी
बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। यह जो है ये असल में एक स्वतंत्र बैंकिंग उद्योग निगरानी संस्था है जो भारत में बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की रक्षा करती है। फिर आता है हमारा BIS, जिसका मतलब है द बैंक फॉर इंटरनेशनल म्यूचुअलमेंट्स। ठीक है, या कह सकते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व में है, जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देती है और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में भी कार्य करती है। ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल बैंक्स ओन करते हैं, और हमने यहाँ देखा कि ये काम करती है ताकि फॉस्टर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड सर्व एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, इस चीज के लिए। फिर आता है हमारा BOB। BOB की जो फुल फॉर्म है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह एक भारतीय राज्य स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा गुजरात के वडोदरा में। इसका जो कॉर्पोरेट कार्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में, और इसको जो शुरू किया था वो किया था बड़ौदा के राजा ने। ठीक है, फिर आता है हमारा BOE, यानी विनिमय पत्र, एक लिखित आदेश है जिसे हम कह देते हैं कई बार इंग्लिश में द बिल ऑफ एक्सचेंज। एक लिखित आदेश है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, जिसमें कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष को मांग पर या एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी किसी भी पर्सन को जिस पे भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन है, उसे एक तय समय सीमा के भीतर एक निश्चित तारीख को कुछ ना कुछ, जो भी अमाउंट उसने बिल्स पे मेंशन किया था, वो देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू एनी अदर पार्टी ऑन डिमांड और एट अ प्रीडिटरमाइंड डेट। यानी जिसको भी पैसे देने हैं या तो वो कभी भी मांग सकता है, या फिर बिल साइन करते समय एक निश्चित तारीख कर ली जाएगी, उस समय वो पैसे दिए जाएंगे। फिर आता है हमारा BOI। BOI को अक्सर हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक वाणिज्यिक बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है, जिसका मुख्यालय जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। ठीक है, 1906 में स्थापित था। 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद से अब ये सरकारी स्वामित्व में है, यानी इसे गवर्नमेंट ओन करती है। जब स्टैब्लिश हुआ था तब ये सरकारी स्वामित्व में नहीं था। फिर आता है BOP, जिसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन, या यूं कहा जाए द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये जो है ये देश और बाकी दुनिया में संस्थानों के बीच एक निर्धारित अवधि में किए गए सभी लेन देन का एक विवरण है, जैसे कि एक तिमाही या एक वर्ष। ठीक है, फिर आता है हमारा BOT। BOT को अक्सर हम कह देते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। यह परियोजना वित्त पोषण का एक रूप है जिसमें एक निजी संस्था को रियायत अनुबंध में बताई गई सुविधा के वित्त पोषण, डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व और संचालन के लिए निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से रियायत प्राप्त होती है। फिर आता है हमारा BR एक्ट, जिसे हम कई बार BRA के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब है बैंकिंग विनियम अधिनियम, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये असल में भारत का एक कानून है जो कि भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। यानी जो RBI है, जब वो इंडिया में बैंक्स को कंट्रोल करता है तो उसके लिए जो वो मानदंड सेट करता है, जो भी स्केल सेट करता है, वो यहीं से पावर अप होते हैं। फिर आता है हमारा BCBS, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासिल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षणी प्राधिकरणों की एक समिति है, जिसमें 1974 में समूह 10 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आता है हमारा BSE। BSE की फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। 1895 में स्थापित BSE एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी। ठीक है, फिर आता है हमारा BSR। BSR का जो मतलब है वो है
बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मूल सांख्यिकीय रिटर्न बैंकिंग क्षेत्र में जमा और ऋण के विभिन्न आयामों पर डेटा प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा सीए। सीए का जो मेन फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी पहले लेखाकार थे जिन्हें एक पेशेवर लेखा निकाय का गठन किया गया, जो शुरू में 1854 में स्कॉटलैंड में स्थापित किया गया था दुनिया में सबसे पहले। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्यवसाय और वित्त के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसमें लेखा परीक्षा, कराधान, वित्तीय और सामान्य प्रबंधन शामिल है। यानी बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें कि आपके ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल और जनरल मैनेजमेंट शामिल है, सभी में ये काम करता है। फिर आता है हमारा सीएडी, जिसे हम कहते हैं चालू घाटा खाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये एक व्यापार का माप है जहां वह जो वस्तुएं और सेवाएं जो आयात करी जाती हैं उनका मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है जहां पे उन्हें निर्यात किया गया। फिर आता है हमारा कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। कैग ये एक प्राधिकरण है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है, जिसमें कि सरकार द्वारा काफी हद तक वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों के लेखे भी शामिल हैं। फिर आता है हमारा सीएआर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। यह एक बैंक की पूंजी का माप है। इसे बैंक के जोखिम भारित ऋण जोखिमों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की रक्षा करने के और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा केयर। केयर का मतलब है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ठीक है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कंपनी के लगभग 14 शेयर धारक है। ये सलाहकार सेवा, सूचना और क्रेडिट रेटिंग से संबंधित है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियम 1999 के अनुसार सेबी द्वारा पंजीकृत किया गया था। फिर आता है हमारा कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स। यह एक सामान्य बैंक खाते की तरह काम करते हैं, जिसमें किसी भी समय धन का उपयोग किया जा सकता है। इस लचीले पल के कारण कासा में कम ब्याज होता है। फिर आता है हमारा सीबीएलओ, संपार्श्विक उधार और उधार दायित्व का एक मुद्रा बाजार साधन है, जो कि उधारकर्ता और उधारदाता के बीच ऋण के नियमों और शर्तों के संबंधित में एक दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सीबीएस कोर बैंकिंग समाधान, यह एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्क वाली बैंक शाखाओं के समूह द्वारा प्रदान की जाती है, जहां ग्राहक किसी भी सदस्य शाखा कार्यालय से अपने बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं और बुनियादी लेन देन कर सकते हैं। सीसीआईएल, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2001 में मनी, सीसैक, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजारों में लेन देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य करने के लिए की गई थी। उसके पश्चात आता है सीसीएल, कैश क्रेडिट लिमिटेड, एक कंपनी को दिया जाने वाला अल्पकालिक नकद ऋण है। इस प्रकार का वित्त पोषण प्रदान करता है, लेकिन केवल ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक देने के बाद ही। सीबीडी, कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक, एक वित्तीय संस्थान है जो कैरिबियाई देशों को अपने सदस्य में सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने में मदद करता है। सीडीबीएस, आरबीआई में बैंकिंग सांख्यिकीय निर्देशन संगत एक बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न का समग्र प्रभाव करने के लिए कमेटी है, जिसमें आरबीआई के विभिन्न भागों और विभिन्न बैंकों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, एक विशेष प्रकार का स्वैप है जिसे दो या दो से अधिक पक्षों के बीच निश्चित आय उत्पादों के क्रेडिट जोखिम की स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया। सीएपीए, व्यापक और आर्थिक साझे समझौता, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह समझौता 7 अगस्त 2009 को हस्ताक्षरित किया गया था। सीजीआरए, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मुद्रण खाता, आरबीआई द्वारा धारित सोने और विदेशी मुद्रा के मूल्य में अप्राप्त लाभ हानि है, जो मूल्य में उतार चढ़ाव पर आधारित है, जिसे आय खाते में नहीं माना जाता है बल्कि बैलेंस शीट की मदद के रूप में किया जाता है। सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, भारत में संचालित एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह 600 मिलियन व्यक्ति और 32 मिलियन व्यवसायों के क्रेडिट फाइलों को बना के रखता है। ट्रांस यूनियन भारत में संचालित 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक है और ट्रांस यूनियन का हिस्सा है, जो कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह है। सीएनपी, कार्ड नोट प्रोजेंट लेन देन, एक भुगतान कार्ड लेन देन है जिसमें कार्ड धारक आदेश देने और भुगतान प्रभावी होने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकता है। सीपीआई, उपभोक्ता
मूल्य सूचांक परिवारों द्वारा खरीदार की गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की बाजार टोकरी के मूल्य पर स्थान माप करता है। सीआरआर पूंजी से जोखिम भारतीय अनुपात एक बैंक पूंजी का उपयोग जोमिक अनुपात है। राष्ट्रीय नियामक एक बैंक के कार को ट्रैक करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि वह उचित मात्रा में नुकसान और अवशोषित कर सकता है या नहीं, और वैधानिक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। सीआरएलसी भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े ऋणों की जानकारी एक केंद्रीय भंडार स्थापित किया ताकि ऋण डेटा को एकीकृत, संग्रहित और ऋणदाता को प्रसारित किया जा सके। सीआरआईएसएल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी रेटिंग है, अनुसंधान जोखिम सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। सीआरएमडी प्रत्येक बैंक का क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ काम करता है, जो कि एमएफएफजी को अपनी जोखिम परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सीआरआर नकद आरक्षित अनुपात ग्राहकों की कुल जमा राशि का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों या तो नकद में या केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखते हैं। सीएसआर कॉपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, निगम की पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर कंपनी के प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेदारी की पहल है। आमतौर पर उन प्रयासों पर लागू होता है जहां नियामकों और पर्यावरण सुरक्षित समूह द्वारा आवश्यक हो जाने पर प्रयास आगे आते हैं। सीटीआई कंट्री थ्रेट इंडेक्स आतंकवादी और विद्रोही अलर्ट, मैसेजिंग, ट्रैफिक, वीडियो और बाकी ऐसी देश विरोधी घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। डीपीसी अस्थगित भुगतान गारंटी बैंक है, जिसमें कि किसी लेनदार से सामान मशीनी खरीदार जिसे भुगतान की शर्तें निर्दिष्ट समय के बाद एक मुश्त या किस्तों में होती है। फिर आता है डीपीएम मांग वचन पत्र, एक कानूनी साधन है जिसमें कि भविष्य के समय में भुगतान पर्याप्त करने की मांग की जाती है। फिर आता है हमारा ईबीआरडी यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसमें कि ईबीआरडी को 1991 में स्थापित किया गया था ताकि अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए निवेश का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सके। ईसीबी बाहरी वाणिज्यिक उधार भारत में विदेशी मुद्राओं का एक गैर निवासी ऋणदाताओं द्वारा संचालित एक व्यापक रूप है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा कागज रहित क्रेडिट डेबिट लेने की सुविधा प्रदान करती है और बहुत ही तेज काम कर सकती है। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सर्विसेज जो है दो क्लासिक उदाहरण खरीद आदेश और चालान से चलती है। ईडीबी आपका सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया जाता है। ईईएफसी विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा द्वारा किया जाता है जो भारत में एक निवासी है। बिक्री बिंदु पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किए जाने के लिए ईएफटी पीओएस रखा जाता है, जो प्रणाली है जिसमें बैंकिंग के बिंदुओं पर स्थित भुगतान टर्मिनल पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसे भुगतान कार्डों के उपयोग पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड ट्रांसफर शामिल। ईआईबी यूरोपीय निवेश बैंक रोम की संधि के तहत 1958 में स्थापित यूरोपीय संघ की एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, फिर आता है ईएलएसएस, फिर आता है हमारा ईएमआई। ईएमआई हमें पता है कि हम लोग एक बार में पैसा न देके हर महीने कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसमें केंद्र निवासी बोर्ड की सहायता करने का काम सौंपा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। भारत सरकार के ऋण और रोजगार मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में आता है। ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली जहां किसी खुदरा आउटलेट में ग्राहक लेन देन को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल का उपयोग किया जाता है। ईपीएस प्रति शेयर आय किसी कंपनी के लाभ का हिस्सा है जो कि प्रत्येक बकाया सामान्य स्टॉक को आवंटित किया जाता है। प्रति शेयर आय किसी कंपनी के लाभ प्रदाता के संकेतक रूप में काम करता है। ईसॉप एक कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व है जिसमें कि प्रायोजक नियोक्ता के स्टॉक में निवेश करने के लिए डिजाइन किया जाता है कर्मचारी द्वारा। एक्सिम एक्सिम जो है भारत के निर्यात आयात को देखता है। एफसीए मुद्रा संपत्ति देखता है। एफसीसीबी जो है आपका वो एक प्रकार का परिवर्तनीय ब्रांड है। एफसीएनआर विदेशी मुद्रा को देखने के लिए एक रखा गया है जिसका मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, यानी जो लोग बाहर काम करते हैं और इंडिया में पैसा डिपॉजिट करते हैं उनका पैसा यहाँ रखा जाता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी कोई बाहर की फर्म डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है उसे एफडीआई कहा जाता है। एफएडीआई भारतीय मुद्रा व्यापारी संघ, यानी जितनी भी इंडिया के व्यापारी हैं जो कि विदेशी मुद्रा में ट्रेड करते हैं उनके लिए लाया गया। फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 भारत में पारित एक कानून है जिसने कुछ प्रकार के भुगतानों में जो कि अक्सर विदेशी मुद्रा में होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाया गया। एफसीसीआई ये जो है ये असल में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, जिसका ऑफिस जो है वो महात्मा गांधी, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास की जगह पे स्थित है। फिर आता है हमारा एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक, जैसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी जब भी फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं उसे हम एफआईआई कहते हैं। फिर आता है हमारा एफएमडी जिसे हम कहते हैं फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। ये जो है ये प्राइमरी डीलर्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करता है और 1986 के कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है। फिर आता है फिनो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वित्तीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी और परिचालित समाधान प्रदान करता है। इसके बाद एफआईबीबी
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड भारत सरकार की एक राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रेषण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विचार करने के लिए। एफओबी फ्री ऑन बॉन्ड व्यापार सजेशन जो है, यानी ये आउटर ट्रेड में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ शेयर्स वगैरह खरीदती है उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एफटी। एफटी होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जब दो देशों की दो डिफरेंट कंपनीज को या दो से ज्यादा कंपनीज को एक साथ व्यापार करने की परमिशन दी जाए, वो भी बहुत कम शर्तों पे। गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी दो देश एक ही कंपनी पे अलग अलग रूल नहीं लगाएंगे। जीडीपी, यानी एक समय के अंदर देश भर में कितने सामान बनाया गया और कितनी सेवाएं प्रदान की गई, उनका एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जीडीआर। जीडीआर को कहते हैं ग्लोबल डिस्पोजिटरी रिसिप्ट। फिर आता है हमारा जीएफटी। जीएफटी को कहा जाता है सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय, यानी कितना पैसा अंदर आया और कितना बाहर गया, वो भी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, उसे इसमें इंक्लूड किया जाता है। जिसे फिर आता है गाइरो, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू ऑर्डर एडवाइजरी ग्रुप। ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2013 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर उमर बेलोर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से थे। फिर आता है जीनियस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यानी जो सोना है उसको भी आप लिक्विडाइट कर सकते हैं, यानी उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए बनाया गया था। फिर आता है हमारा जीएसटी। जीएसटी हमें पता है माल और सेवा कर है, यानी जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिला के एक बना दिया गया था। जीएसटीएन वो प्लेटफॉर्म है जहां से जीएसटी को यूज किया जाता है। एचडीएफसी। एचडीएफसी एक बैंक है जिसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएबीडी द इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। फिर आता है हमारा आईएएस, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। सभी अकाउंट सिस्टम को सेंट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। फिर आता है आईबीबीआई, जिसका मतलब है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी कर्जा लेने के बाद अगर चुका नहीं पाती है तो उस कंपनी को इसके पास सॉल्यूशन के लाया जाता है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जितने भी बैंक में काम करने वाले बड़े अफसर या कर्मचारी, उनका सिलेक्शन होता है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। आईसीएआर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करती है। आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि ज्यादातर कंपनीज को रूल देता है। आईसीआरए इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स देती है, जिसके बेसिस पे उन पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। आईडीआर, जिसे हम इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं, जो कि बाहर से ट्रेड करने के लिए काम आती है। द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये बैंक्स को और ज्यादा मॉडिफाइड करने की दिशा में काम करता है। समरी की अगर हम बात करें तो देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा संस्थाओं के बारे में, जैसे कि एडीबी, एआईडीडब्ल्यूए, एआईटीयूसी, एएमएफआई, आसियान के बारे में, बीआईएस, बीएसई, कैग, ईपीएफओ, एफआई, डबल सीआई। उसके बाद फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में देखा, एडीआर, बीओपी, सीएडी, सीआरआर, एफडीआई, ईएमआई, सीएसआर, ईएफटी, पीओएस, बीआरएन, डीटीए, एफए, फरा, डराट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमने टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।